हाँ देखो ये, और इस क्वेश्चन से वो आंसर भी मिल जाएगा जो कल कार्तिक क्वेश्चन पूछा था कि वहां पर जाकर के वो पार्टिकल रुका ही क्यों है। इसको देखते हैं। सपोज एक कोई यहाँ सपोर्ट लगा हुआ है, इससे कोई एक थ्रेड बांध दिया, ये थ्रेड है, लाइट थ्रेड है, इसका कोई अपना वेट नहीं है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसपे चार्ज q है। जिसका मास m और चार्ज q, इस वाले का भी मास सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट चलो सिंप्लिसिटी के लिए सेम मास चार्ज बोल दिया। अच्छा ये बताओ, क्या इनकी पोलैरिटी अलग अलग हो सकती है क्या? ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव? नहीं, पक्की बात दोनों में सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आइदर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। होगा क्या? दोनों पे अगर सेम चार्ज रखा तो ये कूलम्ब रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये एंगल मैं थीटा बोल देता हूं, इसको भी थीटा बोल देता हूं। किसी थीटा एंगल पर जाके रुक जाएंगे। अब सवाल उठता है कि रुक क्यों गए, ये यहीं तक क्यों गए, यहां तक क्यों नहीं चले गए, या इससे पहले क्यों नहीं रुके? कब पता चलेगा कि कितने दूर जाकर के रुके? ये पूछ सकता है ना क्वेश्चन, कितने एंगल पे। ये जीरो एंगल है, थीटा यहां से नापना शुरू किए, 45 पे जाके रुके, 37 पे रुके, 53 पे रुके, 90 पे चले गए, ये कहा कैसे पता चलेगा? तो देखते हैं उसके लिए एक किसी ऑब्जेक्ट का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। देखो जरा इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी, बोलो बोलो कौन कौन सी फोर्स इस पे वर्क कर रहे हैं। एक तो इसका वेट लगेगा, मास दिया हुआ mg नीचे की ओर। दूसरी इस पे फोर्स लगेगी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं Fe बोल देता हूं। अच्छा, इस स्ट्रिंग की लेंथ L बोल देता हूं, इनके बीच की दूरी को D बोल देता हूं। ठीक है, या 2D बोल दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आकर के रुक गया, मतलब कि पक्की बात यहाँ पे इस पे जो नेट फोर्स हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, जीरो। एक mg लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, साथ में एक फोर्स और लग रही है धागे पे, टेंशन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा भाई? ऐसा भी देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वर्टिकल या अपोजिट, या डायरेक्टली देख सकते हो कि इसका अल्टरनेट एंगल है। अब इस टी का दो कंपोनेंट आएगा, इस टी का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा कौन सा, टी कॉस थीटा। जिस भी एक्सिस के साथ कॉस बन थीटा बनाता है उधर कौन सा आ जाता है, कॉस। तुम लोग को याद है ना सब कुछ, ठीक है अच्छी बात है। इधर क्या आ जाएगा, टी थीटा। अगर ये आकर के यहाँ पे रुका है, मतलब कि नेट फोर्स इस पे जीरो है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी जो नेट फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए, जो वर्टिकल एक्सिस की फोर्सेज है वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, इस तरफ लग रही है टी साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ ई। अच्छा, एफ ई की वैल्यू अगर हमको लिखनी होगी तो लिख लूंगा मैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है 2D दे रखा है। ठीक, अभी के लिए तो एफ ई बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस को अगर बैलेंस करने जाता हूं मैं तो मुझे दिखाई देता है 2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ऊपर की तरफ लग रहा है टी cos थीटा, नीचे की तरफ लग रहा है mg, दोनों बैलेंस है, मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यहाँ पे टी कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई mg। तो अगर मुझे कभी भी थीटा क्वेश्चन पूछेगा कि थीटा कितने दूर जाकर के वो रुका, तो मैं यहां से निकाल लूंगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ ई बाई mg से। ठीक, आपको गिवन वैल्यू दे देगा, चार्ज दे देगा, इनके बीच की डिस्टेंस दे देगा, लेंथ दे देगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच की दूरी ना दे दे, लेंथ दे दे, ये एंगल दे दे, ये निकालना पड़े, 2D निकालना पड़े, निकाल लेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन कैसा आता है, हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, बट बेसिक इसका यही होता है कि ये वहां पे जाकर के रुक जाएगा जहां पे इसके ऊपर जो लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mg फोर्स और टेंशन, ये सबको मिलाकर के क्या हो जा रही है, बैलेंस हो जा रहे हैं। बैलेंस होने पे हमको रिजल्ट मिलता है tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ये भी याद रहेगा तो भी काम हमारा हो जाएगा।
बातें नहीं, इधर ध्यान दो। भाई आराम से मना करो, नहीं समझ में आ रहा क्या तुम लोग को उधर? इसका मास दिया हुआ है, दोनों का मास सेम ही है, 1 ग्राम। चार्ज दिया हुआ है 10⁻⁻⁹ ये दूरी दी हुई है 0.3 सेंटीमीटर। थीटा निकाल। शायद इजी है, देख लो डेटा ठीक ठाक है। ठीक है, वो वैल्यूज इतनी खराब है कि कहीं भी एक दो वैल्यू ऐसी आई तो फिर कैलकुलेशन बहुत बेकार सी हो जाती। दो चार्ज पार्टिकल दिए, दोनों के मास भी दे रखे हैं, मास दे रखे हैं 1 ग्राम, चार्ज दिया है 10⁻⁹ कूलम, दोनों का मास और चार्ज सेम है, आइडेंटिकल। अब लैंग्वेज लिखा होता तो टू आइडेंटिकल पिथ बॉल हैविंग मास दिस एंड चार्ज दिस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल डायरेक्शन, कुछ इस टाइप का लैंग्वेज दिया होगा। तुमको अगर रिजल्ट नहीं पता देन यू विल डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि यहाँ पे टी लगाओगे, यहाँ एमजी लगाओगे, यहाँ पे एफ लिखोगे, सब कुछ करोगे ना। बट एटलीस्ट हमको रिजल्ट तो पता है इसका, कि होता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। तो वो रिजल्ट तुम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, तुमको पूरी मेहनत फिर से नहीं करने की जरूरत है। हमको tan थीटा ही निकालना है एक्चुअली में। वैल्यूज देखते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी, के Q1 Q2/r²। के की वैल्यू, चलो पहले एक बार से वैल्यू रखते हैं, के Q1 Q2, मतलब Q1 और Q2 दोनों सेम ही है, तो क्यू स्क्वायर, इनके बीच की दूरी को डी बोल दे रहा हूं मैं, तो डी स्क्वायर, और यहाँ पे तो एम जी ऐसा ही रहेगा। चलो, के की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 10⁻⁹ चार्ज कितना है, 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर। डी कितना है, 0.3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने लोगों ने नहीं किया था? बहुत अच्छा। 0.3 × 10⁻⁻2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। एम कितना दिया हुआ है, ग्राम, उसको भी केजी में करना पड़ेगा। और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ले लो। चलो, कितने लोगों ने अभी तक में ही गलती कर दी थी? हाँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, तो वो गलत हो गया ना भाई, एसआई में तो करना ही पड़ेगा। 0.1 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं। ये क्या हो गया, 9 × 10⁻⁻18 हो गया, इधर 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 बातें नहीं, 10⁻⁻18, और ये हो जाएगा 10⁻⁻9, 9 - 18 इसको लिख सकता हूँ 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, डेट वुड बी 9 × 10⁻⁻6, और यहाँ पे 10⁻³ भी है, और यहाँ पे 10 भी है, 9 से 9 तो चला ही गया, 10⁻³ 10⁻⁻6, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ भी चला गया, ये 1/10 मतलब कि 0.1, tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.1। उतनी कठिन कैलकुलेशन नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे 0.3 दिया था ताकि स्क्वायर होके 9 हो जाए वो। ठीक है, तो tan थीटा आ गया 0.1, और थीटा इज टू tan इनवर्स 0.1, बस इतना ही ऑप्शन में दिया होगा, इस टाइप से 4 ऑप्शन दिया होगा, और कुछ ऑप्शन में कुछ खतरनाक नहीं दिया, 0.1, tan इनवर्स 0.01, tan इनवर्स 0.001, इस टाइप का दिया होगा। कहीं भी थोड़ी बहुत गलती किए जीरो की तो आंसर गलत हो जाएगा। हालांकि कॉन्सेप्चुअली कुछ इसमें था नहीं, इस क्वेश्चन डायरेक्ट हमको जो रिजल्ट पता था उसको यूज किया। अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन कौन कर पाता है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं तुमको समझाता हूँ, उसकी लैंग्वेज में नहीं लिखने जा रहा, बहुत बड़ी सी लैंग्वेज है, पहले बस बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद वैल्यूज दूंगा, ठीक है? सुनो मेरी बात। पहले तो ऐसे ही पेंडुलम में दो चार्ज पार्टिकल है, उनके कुछ मास भी दिए हुए हैं, उसको एयर में रखे, एयर में रखे तो कुछ दूर जाकर के रुक जाएंगे, ठीक है? कुछ दूर जाकर के रुक गए। हमको ये जो पार्टिकल दिए हुए हैं ना, ये जो मास दिए हुए हैं, ये जो सिंपल पेंडुलम, इनकी डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी दे दी, ये कुछ दूर जाकर के रुक गए। अब की पूरा का पूरा सेटअप उठा करके कहां पे रख दिया, किसी तो लिक्विड या किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है,
ठीक, के है, और वो जिस मीडियम में रखा उस लिक्विड की डेंसिटी भी हमको दे दी। ठीक है, अभी हम दे देंगे वैल्यू, उसकी डेंसिटी भी हमको दे दी, लेकिन कंडीशन बोल रहा है कि भाई जब उस लिक्विड में भी रखा तब भी उनके जो ये जो दोनों थ्रेड्स के बीच का जो एंगल था वो चेंज ही नहीं हुआ, अभी भी उतना ही है। अब तुम मुझे बता दो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जो वो मीडियम, जो सेकंड वाला मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बता दो। अरे वन नहीं है भाई, क्या वन कर दिया। क्वेश्चन फिर से अब लिख रहा हूं ना, एक बार समझाया है, फिर से बता रहा हूं इस टाइप से। ये जो मैं बना दे रहा हूं तुम्हारी हेल्प हो जा रही, क्वेश्चन तो लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो और कठिन था समझना। सपोज इधर 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 भाई बात मत करो यार, क्या कर रहे हो। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ऐसा दे दिया, इसकी डेंसिटी मुझको दे दी, सपोज मैंने मान ली इसको सिग्मा 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों थ्रेड थीटा एंगल बना रहे हैं, जब इसको कहां पे रखा हुआ है, एयर में। जब व्हेन प्लेस्ड इन एयर द थ्रेड्स आर मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन अनदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्मॉल के से हम लोग डिनोट कर रहे थे, व्हेन प्लेस्ड इन अनदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के, नाउ अगेन द एंगल बिटवीन दीस टू थ्रेड्स इज 30 डिग्री। अब इसकी डेंसिटी तो उतनी ही रहने वाली है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन एडिशन हमको ये जो मीडियम दिया हुआ है उसकी डेंसिटी देती, सपोज रो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। समझ में आया, पहला मीडियम क्या था, एयर, पहले एयर में रखा, थ्रेड्स के बीच में कुछ तो एंगल बना हुआ है, इसकी डेंसिटी देके रखी हुई है, उठा करके किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, सपोज कोई सा भी मीडियम है, अगेन थी ये इनके बीच का एंगल सेम ही बना हुआ है, इसकी डेंसिटी दे दी, फ्लूइड की डेंसिटी दी, किसी फ्लूइड में रखा, चलो किसी फ्लूइड बोल दिया, एक्सप्लिसिटली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किसी फ्लूइड में रखा, इसकी डेंसिटी दे दी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर। इसका डाइलेक्ट्रिक, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दो। इस 30 डिग्री का कोई लेना देना नहीं है ना, और पहली बात जो हमको फॉर्मूला पता है वो सिर्फ ये एंगल का पता है, हमको पूरा एंगल दिया हुआ है ना। सपोज इस 30 डिग्री को तुम 2 थीटा बोल दो तो ये एंगल क्या होगा 15 डिग्री, उसको थीटा हो जाएगा। एंगल एंगल पे मत पढ़ो, सिर्फ वेरिएबल्स के साथ खेलो, लास्ट में वैल्यू जो बचेगी उसको रख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एयर में है अभी, एफ ई अपॉन एम जी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलो इसकी कुछ वैल्यूज वगैरह भी, चलो वन रहने देते हैं, कुछ वैल्यू वगैरह पुट करने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी वैल्यू कुछ बोल दो, डी बोल दो। ठीक, कुछ डिस्टेंस बोल दिया डी, शायद दिया भी होगा क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं। एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, या जाने दो, एफ ई भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, रहने दो, इक्वेशन 1। ठीक है, इधर आ जाते हैं, एक्चुअली में होगा क्या, बस यहीं पे देखना था। फ्लूइड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, बट जनरली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो फ्लूइड दिमाग में चलता नहीं है। जब इसको किसी फ्लूइड में रखेंगे उठा करके, तो अब इसका जब मैं वीडी बनाऊंगा तो मुझे बताओ इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी। एक तो इसका एमजी लगेगा, टेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा क्या, टेंशन टी डैश हो जाएगा, टेंशन बदल जाएगा, थीटा से हमें टेंशन अलग हो जाएगा, टी डैश बोल दो इसको। हालांकि उससे भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, वो भी तुम कुछ लोग ने इग्नोर किया होगा, फिर भी हमारा काम चल जाएगा। इसको एंगल थीटा बोला था तो ये थीटा हो गया। हाँ वेरी गुड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी भी लगती रहेगी, लेकिन क्या उतनी ही लगेगी क्या, के टाइम्स घट जाएगी, वेरी गुड, के टाइम्स घट जाएगी। इधर वाली फोर्स तो के टाइम्स घट गई, एमजी उतना ही रहा, टेंशन भी बदल गया, साथ में एक नई फोर्स आ गई, बायोंट फोर्स, उसी वजह से तो टेंशन बदल गया होगा, अगर बायोंट फोर्स आती नहीं तो टेंशन उतना ही रहता। एक बायोंट फोर्स भी आ गई, इतना भी जितने लोग समझ गए थे ना कि बायोंट फोर्स आने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स घट जाएगी, इतना भी जितने लोग समझे, इनकी फिजिक्स ठीक है, इसके आगे तो मैथमेटिक्स है। चलो, अब इक्वेशन जब मैं बनाने जाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा भाई, देखो जरा, इधर मैं लिखूंगा टी डैश साइन थीटा, इधर ध्यान दो बेटा, इधर इधर इधर, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई के, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई के। टी डैश इस तरफ के लिए देखो, इधर कौन कौन से फोर्स आ गए, टी डैश कॉस थीटा प्लस
बायोट फोर्स इज इक्वल टू mg। सही बात है। अगेन हमको ये टी डैश से लेना देना नहीं है, थीटा सेम ही है, तो इसको टी डैश कॉस थीटा को इधर ही रखो, इसको इधर भेज दो। टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस बायोट फोर्स। इसको इसको इक्वेशन थर्ड बोलो, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड बोलो, डिवाइड कर दो इसको। टी डैश भी गायब हो गया, आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन के एम जी माइनस एफ बी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो, देखना कहीं कैलकुलेशन गलत होगा तो बताना। सही चल रहा है। अब देखो उसने मुझे इक्वेशन दी, उसने मुझे कंडीशन दी कि भाई थीटा तो सेम ही है, चाहे वाटर चाहे मतलब उस मीडियम में रखूं चाहे एयर में रखूं, थीटा सेम ही है। मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 4 का एलएचएस सेम है। अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस को भी सेम होना पड़ेगा, आरएचएस को भी सेम होना पड़ेगा, तो फिर वैल्यू आंसर हमारा आ जाएगा। इतना नोट करो, बाकी लोग फिर चलते हैं। कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को। सिंस एलएचएस सेम है तो आरएचएस को भी सेम होना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? एफ ई अपॉन एम जी। मास को क्या लिख दूं? वी सिग्मा जी, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ ठीक है। सिग्मा किसको बोल दे रहा हूं मैं, ध्यान देना, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉब और रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हालांकि हमको लास्ट में वैल्यू दी गई। यहां पे क्या आ जाएगा? एफ ई अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एम जी को क्या लिखूंगा? वी, बोलो भाई, सिग्मा जी माइनस बायोट फोर्स क्या हो जाएगा? वी रो जी। पूरा का पूरा ही वॉल्यूम तो डूबा हुआ है, वी रो जी। बस एफ ई से एफ ई गायब हो गया। के की वैल्यू हमको चाहिए, के को इधर भेज दो, इसको इधर उठा के रख दो। वी और जी और सिग्मा अपॉन वी और जी यहां से कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस रो। वी जी गया, वी जी गया। के की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉब 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सीजीएस में दिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डेंसिटीज का रेशियो ही है। सिग्मा की वैल्यू 1.6 माइनस रो की वैल्यू 0.8। 1.6 1.6 माइनस 0.8 इज 0.8, आ गया 2। ठीक है। जितने लोग को इवन फोर्सेस समझ में आ गई थी या उन्होंने फोर्सेस के लिए इक्वेशन बना लिया था, वो भी ठीक है, उतना भी काफी है। ये तो कैलकुलेशन का हिस्सा था। बाकी 3-4 लोगों ने भाई कंप्लीट कैलकुलेशन भी कर ली, वेरी गुड, बहुत अच्छा।